ओके। यस सरकार, नमस्कार। माहौल जब शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। एंड सर आपके एंड पर सारे चैप्टर्स बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे से एंड इफेक्टिवली रिवाइज हो रहे हैं, क्योंकि अगर हर मैदान फतेह करना है तो हर चैप्टर, हर टॉपिक सर शानदार लेवल से आपका कवर होना चाहिए। आइए बच्चों, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जिसके कई सारे पॉइंट्स ऑलरेडी जब हमने रेस्पेक्टिव टॉपिक का रेफरेंस आया था तब हमने बात करी थी, पर फिर भी चैप्टर एज ए होल हम वापस से पढ़ लेते हैं बच्चा। एंड आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, मजा आएगा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कई सारी जगह। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हमने जब पढ़ा था तब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था कि सर किस टाइम आपको इनवॉइस इशू करना होता है। हाँ है ना भाई? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए, ये सब इस तरह के कई सारे टॉपिक। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, सर क्रेडिट नोट के बारे में कुछ बातें ये मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं जब मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के रेस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ाए थे। पर फिर भी आइए बच्चों, हम हर एक पॉइंट को डिटेल में बात कर लेते हैं, पूरे चैप्टर को कनेक्ट कर लेते हैं एज अ होल। मजा आएगा आपको बच्चों। सर बी फोकस्ड हियर ओनली, माहौल जबरदस्त शानदार बनने वाला है। एंड सर एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे बहुत हल्के में इन चैप्टर्स को लेते हैं, हल्के में नहीं लेने का बेटा। इन चैप्टर्स को भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इन चैप्टर्स को अगर अच्छे से पढ़ा तो पता है इसमें मार्क्स कटने के चांस ही नहीं है यार। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोसेसुरल चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स, छोटे टॉपिक्स, इनको हल्के में ले लेते हैं। जबकि मैं तो कह रहा हूं इनको और ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में गलती होने के फिर भी चांस होंगे, इनके अगर क्वेश्चन बनते हैं तो गलती के चांस है ही नहीं, इसमें तो पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको। ओके, सो बी फोकस्ड हियर ओनली, मजा आएगा, हम हर एक पॉइंट कवर करेंगे मस्त तरीके से। आइए बच्चों, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात टैक्स इनवॉइस के बारे में कि सर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, सर जो भी टैक्सेबल पर्सन है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा। अगर वो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस बेचता है तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, टैक्स इनवॉइस पे टैक्स का अमाउंट लिखेगा और कस्टमर से कलेक्ट करेगा बेटा। क्लियर? पर व्हाट इज द टाइम ऑफ, व्हाट इज द टाइम टू इशू द इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स? इनवॉइस कब इश्यू करना होता है, वैसे हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, पर मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा बेटा वापस से। सर इन केस ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ते वक्त बताया मैंने आपको, इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है, जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है, वहां ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। सर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको गुड्स का सर इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। रिमूव करने से पहले ही बिना बिल के गुड्स बाहर नहीं जा सकता। हाँ, जहां मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई मशीन इंस्टॉल्ड है, कोई गुड्स कहीं पे लोकेटेड है और वही के वही मैंने आपको बेच दिया, गुड्स का मूवमेंट नहीं था, तो जब मैंने गुड्स का डिलीवरी आपको दिया, एक तरह से इफेक्टिव मालिक आपको जब बनाया, व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड टू दी बायर, सर उस टाइम मेरे को उस गुड्स का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। व्हेन गुड्स का मैंने डिलीवरी दे दिया है तब मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, तब मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जहां पे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट आगे आएगा, मैं यहां बताता बेटा आपको गुड्स के रिगार्डिंग, कि अगर आपने सर कोई गुड्स या सर्विसेज, कोई गुड्स की बात कर रहा हूं आपसे बेटा, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल किया है, कैसे बेचा है बेटा आपने? गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये रहा। क्लियर? तो मैं आपको बता चुका हूं क्या कि सर आप गुड्स को रिमूव कर सकते हो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है, तो वहां पर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, वहां डिलीवरी चालान के बेस पे आप गुड्स को रिमूव कर सकते हो। पर भाई अप्रूवल आने तो चाहिए, कितना टाइम? 6 मंथ का टाइम दे रखा है मैक्सिमम, कि सर या तो सेल अप्रूव हो गया, क्लियर, नहीं हुआ तो गुड्स वापस मंगा लो। पर अगर गुड्स भी नहीं आया, 6 महीने हो गए फ्रॉम द रिमूवल, तो ऐसे कैसे मान लेंगे सप्लाई हो गया और टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी पे करने की। मतलब सेल ऑन अप्रूवल के बेसिस पर अगर आपको गुड्स को रिमूव किया है तो ऐसे केस में या तो अप्रूवल फॉर सेल आ गई है, या फिर सर 6 मंथ में गुड्स, 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस बेटा। आया ना भाई? मतलब या तो सप्लाई हो गया, मतलब अप्रूवल आ गया बेटा, या 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। ओके, अब बात कर रहा हूं क्या गुड्स के बारे में। एक और बात, सर कभी भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप करते हो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप करते हो, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ता है? तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहा मैं आपसे बेटा, सर्विसेज की बात नहीं कर रहा। तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर और सप्लायर आपस में डिसाइड करते हैं कि या तो कस्टमर पीरियोडिकली मुझे पेमेंट कर देगा या फिर पीरियोडिकली सप्लायर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करेगा। एक सेकेंड। ओके, तो सरकार अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या जब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होती है तो या तो सप्लायर पीरियोडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करेगा, जैसे मैंने किसी वायर के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, कंड्यूट के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू मैं कॉन्स्टेंटली आपको गुड्स सप्लाई कर रहा हूं,
क्लियर, जैसे पानी सप्लाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ, ऑयल सप्लाई कर रहा हूँ मैं आपसे या माइनिंग का काम है सर, मैं माल भेजे जा रहा हूँ और लास्ट में हम हिसाब कर रहे हैं, तो ऐसे केस में या तो पीरियडिकली हम एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेंगे आपको कि मैंने इतना इतना गुड सप्लाई किया है, क्लियर, तो उस टाइम मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जितना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मैंने लिखा है कि इतना मैंने माल भेजा है। तो जब मैं पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू करूंगा तभी मेरे को इनवॉइस इशू करना है। या फिर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हर महीने की, हर मंथली आप कस्टमर मुझे पेमेंट करेगा 5 लाख रुपए, मंथ खत्म होगा अगले महीने की 4 तारीख को मुझे 5 लाख पेमेंट करेगा, 6 महीने तक मैं माल सप्लाई करूंगा। तो ऐसे केस में सर 6 महीने जब खत्म होंगे तब तक आप मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ पे करते रहेंगे, उसके बाद जब फाइनल होगा तब हिसाब कर लेंगे। तो ऐसे केस में जब जब आप मुझे पेमेंट करेंगे 5 लाख रुपए का, तब तक उस दिन मेरे को उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। और लास्ट में जब फाइनल हिसाब होगा उस टाइम पे रिमेनिंग अमाउंट का मैं इनवॉइस आपको और इश्यू कर दूंगा। इसके बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दे रखा बुक के अंदर बेटा। ओके डन। तो सर इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो ऐसे केस में या तो सप्लायर पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा या रेसिपिएंट पीरियडिकली मुझे पेमेंट करेगा, उस दिन या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उतने अमाउंट का। आया ना भाई, क्लियर। तो ऐसे केस में सर इनवॉइस कब इशू करना है, या तो पीरियडिकल पेमेंट कर रहा है कस्टमर सप्लायर को, या फिर सप्लायर पीरियडिकल स्टेटमेंट इशू कर रहा है, उस दिन या उससे पहले मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर डन। ये गुड्स के रिगार्डिंग जितने पॉइंट थे कि इनवॉइस कब इशू करना होता है पूरा खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। आइए बच्चों सर्विसेज की बात करता मैं बेटा। देखो बच्चा, गुड्स के केस में क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स होता है बेटा। गुड्स फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है, गुड्स दुकान से बाहर निकल रहा है, तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है। और बिना बिल के गाड़ी बाहर नहीं जा सकती, बिना बिल के गुड्स बाहर नहीं जा सकता बेटा। पर सर्विसेज में मैंने कंसल्टेंसी दी बेटा, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एडवाइस देते ही मैं बिल दे दूंगा बेटा आपको, अच्छा नहीं लगता ना यार। इसलिए सर्विसेज में 30 दिन का वक्त दिया गया है कि सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विसेज कंप्लीट कर दी, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर सप्लायर कैन इशू द इनवॉइस। पर अगर इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है, तो 45 डेज का टाइम दिया गया है टू इशू द इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्लियर। अब सर इसमें भी एक दो बातें और बताता हूं आपको बेटा कि अगर सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है थोड़ा काम किया और बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन ही आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितने अमाउंट की सर्विसेज आप कंप्लीट कर चुके हो। क्लियर। बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया तो टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, उस टाइम पे आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितने अमाउंट का टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर ससेशन। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 लाख का काम पूरा हुआ, 2 लाख का काम होते ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो 2 लाख का इनवॉइस उसी दिन इशू करना पड़ेगा, यहाँ 30 दिन का वक्त नहीं मिलेगा बेटा। ओके मालिक। चलिए सर ये था सर्विसेज के बारे में। अब आ रहा है सर्विसेज के बारे में, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, एक चिराग भाई का बड़ा सुंदर क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको यहां एड्रेस करता हूं उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा पॉइंट है सर कि सर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में अगर रिसीव होती है, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, वेरी गुड। अगर और इन क्वेश्चन से ये इंडिकेट होता है कि यस आपका दिल और दिमाग यहां फोकस होकर पढ़ाई कर रहा है, वेरी गुड बेटा आपका। सर क्वेश्चन ये है, मैं सबके सामने पहले क्वेश्चन बोलता हूं कि अगर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में अगर आप भेजते हो, सप्लाई करते हो, तो सर जब फर्स्ट लॉट इश्यू होगा तभी मेरे को इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। ऐसा हम आगे पढ़ने वाले आएगा पॉइंट, मैंने वैसे पढ़ा रखा आपको आईटीसी पढ़ते वक्त। पर रेसिपिएंट को आईटीसी कब मिलेगा बेटा, रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा कब, जब लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होती तभी रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। ओके मालिक डन। ये तो क्या लोड से इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव होता है। तो सेकंड केस, अगर वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस होता है बेटा, इफ द केस इज ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उसको गुड्स सोल्ड ऑन लॉट्स या सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते। व्हेनेवर गुड्स आर सप्लाइड कंटिन्यूअसली, it will not be sold की, it will not be said that कि गुड्स लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में बेचा है बेटा, नहीं। ऐसे केस में तो हर पीरियोडिकल स्टेटमेंट या हर पीरियोडिकल पेमेंट जो कस्टमर मुझे कर रहा है, तब मान लेते कि उतने अमाउंट का सप्लाई पूरा हो चुका है, वो लॉट नहीं मानते, उसको अलग सेपरेट सप्लाई ही मानते हैं। हर मंथली आप मुझे 5 लाख पे कर रहे हो तो ये मान लेंगे 5 लाख का सप्लाई कंप्लीट हो गया है बेटा, वो लॉट नहीं है। तो इसलिए जैसे ही 5 लाख का बिल इशू करेगा सप्लायर रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट कैन अवेल द क्रेडिट इमीडिएटली, वहां पे लॉट्स या इंस्टॉलमेंट वाला कहानी नहीं होता बेटा। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन बेटा चिराग भाई, एंड आई होप यू गॉट द एक्सीलेंट आंसर आल्सो बेटा। क्लियर, वेरी गुड। चलिए सरकार
हम बात करते क्या, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है बेटा, पहली बात तो ये कि एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 months सॉरी इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज जो कंटिन्यूसली सप्लाई होती है, तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इश्यू करना होता है। फर्स्ट केस, अगर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है, जैसे टेलीफोन बिल में होता है ना, पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स होता है बेटा, पोस्टपेड कनेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ऐसे केस में ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट इज द डेट जब आपको इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए बेटा। सेकेंड, अगर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स नहीं है पर कोई इवेंट फिक्स है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आई थी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लायर टू द सप्लायर। जैसे सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है, 50% बिल्डिंग कंप्लीट तो इतना पैसा देना है, 60% कंप्लीट तो इतना पैसा देना है, इतना कंप्लीट तो इतना पैसा देना है। तो जिस दिन वो इतना 50% कंप्लीट होगा, मान लो 50 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं, तो 50 लाख की सर्विस कंप्लीट हो गई है मान लेंगे जब 50% कंप्लीट होगा तब और 50 लाख का बिल उस दिन जब वो 50% कंप्लीट हुई है, जब 50 लाख रुपया ड्यू आ रहा है पे करने के लिए, उस दिन ही या उससे पहले सप्लायर इज सपोज्ड टू इश्यू द इनवॉइस। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर फिक्स है तो ड्यू डेट या उससे पहले पहले इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, 30 दिन का वक्त नहीं मिलता बेटा यहाँ पे। सेकंड, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर ऐसा कोई ड्यू डेट फिक्स नहीं पर इवेंट फिक्स है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच रेसिपिएंट बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जब वो इवेंट होगा सर उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा जितना अमाउंट ड्यू हो गया है। और थर्ड, ना ड्यू डेट फिक्स है ना कोई इवेंट फिक्स है, बस रेसिपिएंट पीरियडिकली पेमेंट करता जाएगा उसके हिसाब से बेटा। तो जब जब सप्लायर को पेमेंट रिसीव होगा तब तब उतने उतने अमाउंट का वो इनवॉइस इश्यू करता जाएगा ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सर ये 3 क्राइटेरिया है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस इश्यू करने के बेटा। क्लियर, पक्का, डन। हाँ जी बच्चों जो लाइव देख रहे हैं आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। और समझ में आ रहा है तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और जो भी बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं सर आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आई नीड कि सर समझ में आया कि नहीं आया, माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा बच्चों, और कंटिन्यूसली आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो रहे कि नहीं हो रहे बेटा। क्लियर सर, वेरी गुड वेरी गुड, यस आ गया कमेंट। चलिए सरकार, सर इनवॉइस कब इश्यू होना होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर वापस से मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। नाउ अगर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि एग्जाम में इनके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत सुंदरता से सुनिएगा। आप जो सप्लाई कर रहे हो उसका वैल्यू इज लेस देन ₹200, इज लेस देन ₹200, तो आपको कोई इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। मतलब छोटे छोटे इनवॉइस बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूं, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो यहां बोल दिया क्या, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ट्रांजेक्शन, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ट्रांजेक्शन इज लेस देन ₹200, तो ऐसे केस में हर सप्लाई के लिए अलग अलग इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। पर सर ध्यान दीजिएगा, बिफोर द एंड ऑफ ईच डे, शाम को घर जाने से पहले जितना भी आपने सप्लाई किया है, जिसके लिए आपने इंडिविजुअल बिल इशू नहीं किए 200 रुपए से कम का सप्लाई होने की वजह से, उन सब का आपको आइटम वाइज कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वरना आपका बिल और स्टॉक मैच कैसे होगा यार, है ना भाई। आपको फैसिलिटी दी कि ठीक है यार, अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 तो आप चाहो तो बिल इशू ना करें सर, पर डे एंड या उससे पहले, डे एंड से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर हाँ ये फैसिलिटी 200 रुपए वाली कब मिलेगी, जब कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड। देख बेटा, कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो सर उसने 10 रुपए का भी परचेज किया ना, तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस दोगे उसको तभी तो उसको आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी कैसे मिलेगा उसको यार। इसलिए दिस फैसिलिटी इज ओनली वेयर द कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड। सेकंड थिंग बड़ा इंपॉर्टेंट, कस्टमर अनरजिस्टर्ड है बट इफ यू नीड द इनवॉइस, उसने 150 रुपए का परचेज किया पर वो बोलता बिल चाहिए, तो यू कांट डिनाई, आपको बिल देना ही पड़ेगा। क्लियर, मतलब इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। ओके, ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने मेन बुक के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चनर में भी इसका क्वेश्चन दे रखा है बेटा। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर नहीं करने का, इनके बेस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते। ओके, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, देखो आपने पूरा जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया लास्ट के 2-3 चैप्टर से, इनको भी सुंदरता से पढ़िए, पूरा अच्छे से कवर करिए आपकी।
आइए, नो टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज लेस देन ₹200 अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है एंड डज नॉट रिक्वायर द इनवॉइस। पर एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा कितना माल सप्लाई किया जिसके लिए आपने इनवॉइस इशू नहीं की। क्लियर? पर अगर आप किसी मल्टीप्लेक्स थिएटर में आप मूवी देखने जा रहे हो तो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म का जो टिकट होता है उसी को इनवॉइस बोलते हैं, और वहां पे अगर वैल्यू लेस देन 200 है तो भी बिल इशू करना पड़ता है, मतलब टिकट देना पड़ता है बेटा। क्लियर? एक्सेप्शन क्या है बेटा, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जो आप मूवी एग्जिबिट हो रही है उसका जो टिकट ले रहे हो वो तो 200 रुपए से कम का होगा तो भी उनको बिल इशू करना कंपलसरी, बिल मतलब टिकट इशू करना कंपलसरी है, उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके मालिक, चलिए सर डन। अब सर दो तीन बातें बड़ी सुंदर। अब अदर डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस की बात करिए बेटा। अब अदर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर आपके सप्लाईज एग्जेम्प्टेड है, जो गुड्स या सर्विस आप सप्लाई करो वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है, या आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस यू विल हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई, बिल का नाम है ये, ऊपर लिखना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई, और सर फिर सारे कंटेंट जो बिल पे लिखे होते हैं वो सब लिखने पड़ेंगे, बट यू कांट इशू टैक्स इनवॉइस क्योंकि बिल पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकते आप बेटा, क्योंकि सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। या कंपोजिशन टैक्स पे हो तो आप बिल पे टैक्स लगा ही नहीं सकते बेटा, हाँ है ना भाई। सर फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर होता है और रेसिपिएंट खुद लायबल है, अब ध्यान से सुनना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल होता बेटा, पर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, अच्छा सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो ये बात मत सुनना बेटा, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है। आई रिपीट, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, तो खुद वो गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करेगा पर साथ में खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। पर देन सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जब भी रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब पेमेंट वाउचर तो इश्यू करना ही पड़ेगा। क्लियर? पर सर खुद पे इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा, जब सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो ही खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है। ओके मालिक, चलिए सर अगर आपने कभी भी एडवांस रिसीव किया है तो सर आपको रिसीट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा, इतना अमाउंट रिसीव किया है, किससे रिसीव किया, किसके अगेंस्ट रिसीव किया, सब कुछ लिखना पड़ेगा बेटा। और अगर उस एडवांस के लेते वक्त, एडवांस जब आप ले रहे हो तब सर उस टाइम ये पता नहीं है कि आप कौन सा सप्लाई करने वाले हो, क्योंकि आपके मल्टीपल सप्लाईज है, उस पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है, अलग अलग टैक्स की रेट दे रखी है गवर्नमेंट ने, आपको ये डिफाइन नहीं कि कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है आप जब सप्लाई करेंगे तब, क्योंकि अलग अलग माल सप्लाई करते हो उसमें से कुछ भी कस्टमर खरीद सकता है। तो सर उस टाइम पे एक बार अगर डिफाइन नहीं है, इफ रेट ऑफ टैक्स इज नॉट डिटरमिनेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस, तो 18% टैक्स लगा देना। और इफ नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिनेबल, वो इंट्रास्टेट सप्लाई होगा कि इंटरस्टेट होगा। एक बार मैंने 10 लाख रुपए आपको एडवांस दे दिए, फिर मैं आपको बोलता हूं क्या, मैं आपसे गुड्स या सर्विस जो परचेज करूंगा वो किसी भी स्टेट में परचेज कर सकता हूं, आपको बोल सकता हूं कि उस स्टेट में सप्लाई करो, उस स्टेट में सप्लाई करो, या अपने स्टेट में सप्लाई करो, ये डिफाइन नहीं है अभी एडवांस टाइम पे। तो ऐसे केस में आप एक बार उसको इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए बिल पे आईजीएसटी लगा दीजिएगा, रिसीट वाउचर पे, इस पे रिसीट वाउचर पे एक बार आईजीएसटी लगा दीजिएगा। रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं है, कौन सा गुड्स या सर्विस सप्लाई करने वाले पता नहीं है, तो 18% एक बार टैक्स लगा देना, बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा जब टैक्स इनवॉइस इशू करो तब। ओके मालिक, चलिए सर अब आपको मैंने एडवांस दिया, आपने मुझे रिसीट वाउचर दिया, पर बाद में मैंने उस एडवांस में से कुछ रिफंड मांग लिया आपसे, यू विल इश्यू रिफंड वाउचर अगेंस्ट दैट रिफंड मेड बाय यू। समझे मेरी बात? तो सर इन केस ऑफ रिफंड आउट ऑफ एडवांस, तो आप मेरे को रिफंड वाउचर इशू करेंगे, और इस रिफंड वाउचर में उस रिसीट वाउचर का क्या देंगे, रेफरेंस देंगे बेटा। क्या मालिक? चलिए फिर तो अभी हमने डॉक्यूमेंट क्या क्या पढ़ लिए, टैक्स इनवॉइस पढ़ लिया। सर 200 रुपए से कम का सप्लाई तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और उसको बिल नहीं चाहिए तो है ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एंड मूवी थिएटर्स के अंदर, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर अगर आप मूवी एग्जिबिट कर रहे हो तो वहां पे तो टिकट इशू करना कंपलसरी है, टैक्स इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, उसी को टिकट बोलते हैं बेटा सर। एंड वहां पे 200 रुपए वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती, वहां तो टिकट इशू करना कंपलसरी बेटा, ठीक है। फिर हमने रिफंड वाउचर पढ़, रिसीट वाउचर पढ़ लिया, रिफंड वाउचर पढ़ लिया। आरसीएम में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो खुद पे टैक्स इनवॉइस इशू करना है। आरसीएम में हमेशा ही जब सप्लायर को पेमेंट करते हो, भले वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ता है। एग्जाम सप्लाई केस में और कंपोजिशन सप्लायर को हमेशा बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। एडवांस रिसीव होता है रिसीट वाउचर, उसमें से रिफंड दे तो रिफंड वाउचर आपको इशू करना पड़ता है। क्लियर? ये सारे डॉक्यूमेंट हमने पढ़ लिए। आइए बच्चों
अब हम आगे बात करते हैं मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस। कि गुड्स के केस में हमेशा 3 कॉपी में मिल इशू होता है, ट्रिप्लीकेट कॉपी में मिल इशू होता है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर सप्लायर हिमसेल्फ। ठीक है, और सर्विसेज के केस में 2 ही कॉपी होती है बेटा, एक रेसिपिएंट के लिए और एक सप्लायर के लिए। ओके मालिक, तो ये मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस हो गया। नाउ वेरी वेरी गुड पॉइंट, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस है ना भाई, ये बढ़िया है गुरु। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आपको और भी मजा आएगा। वैसे इसकी बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं, 2-3 बार रेफरेंस में आया हुआ है, बट इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मान लो 14 फेब को यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया एंड सर यू गॉट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 7th of March, आपको क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। तो सिंस यू अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days, है ना मालिक, तो इसलिए सर योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 14th Feb ओनली। 14 फरवरी आपके लिए क्या होगी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, ऑल्दो यू गॉट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 7th of March। The effective date of registration will be 14 Feb। अब 14 Feb अगर आपका effective date of registration है तो ध्यान दीजिए, जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था तब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, इसलिए आपने कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किए होंगे, पर 14 Feb से टैक्स तो पे करा होगा बेटा आपने। इसीलिए सर आप क्या करेंगे, 7 मार्च के 1 मंथ के अंदर अंदर 14 फेब से लेके 6 मार्च के बीच में जितना भी सप्लाई किया उन सब नॉर्मल इनवॉइसेस आपने इशू किए होंगे उस टाइम पे, उन सब का इनवॉइस नंबर का रेफरेंस देते हुए यू विल हैव टू इशू अ रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस टू ईच एंड एवरी कस्टमर, सो दैट उस रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल पाएगा। Because you are liable to pay GST from 14 Feb, but you can't issue tax invoice until you have got registration certificate. Clear? पर हाँ, अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया होता तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता, मान लो आपने 1 अप्रैल को अप्लाई किया होता और 7 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला होता, आप लायबल होते कब, 14 फेब को। सिंस 30 डेज के बाद में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो 7th अप्रैल इटसेल्फ इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब 7 अप्रैल ही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और यही डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो सर यहां से लेकर 14 फेब से लेकर 6 अप्रैल तक जो माल सप्लाई किया है उस पर टैक्स तो पे करना है, बट यू कांट इश्यू द टैक्स इनवॉइस, यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? तो 7th अप्रैल या उसके बाद जो सप्लाई करोगे उसी पे आप टैक्स इनवॉइस इश्यू करोगे, वहां रिवाइज टैक्स इनवॉइस का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। और अगर विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था तो ऐसे केस में 14 फेब इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ऐसे केस में 14 फेब से लेकर 6 मार्च तक जो सप्लाई किया उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट व्हेन यू गॉट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्लियर? समझे मेरी बात? और सर इस इनवॉइस के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा। बढ़िया था ना बेड़ो? यस गुरु। ओके सर, ये रहा आपका पॉइंट, समझे मेरी बात? डन। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर मान लो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपने सप्लाई किया है आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, पर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है यार, तो कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे भी दोगे उनको क्रेडिट से तो कोई मतलब ही नहीं बेटा। तो आप चाहो तो उनके लिए जो कस्टमर आपके अनरजिस्टर्ड B2C सप्लाई के लिए आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देना। जो भी सप्लाईज हमने अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को करी है ड्यूरिंग दिस पीरियड, यू मे इश्यू अ कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। क्लियर? पर अगर कस्टमर रजिस्टर्ड था, B2B था, तो हर कस्टमर को आपको सेपरेट उसका रेस्पेक्टिव रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना ही पड़ेगा। क्लियर? यस चिराग भाई, वेरी गुड, समझे मेरी बात? डन। और हाँ, अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देना। पर अगर कोई पर्टिकुलर सप्लाई इंटरस्टेट था अनरजिस्टर्ड कस्टमर को, क्लियर, तो उसके लिए सर अगर कोई पर्टिकुलर सप्लाई की वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख थी, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख, 2,50,000 एक मिनिमम अगर इतना वैल्यू था एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख, तो ऐसे केस में सर अगर वो कस्टमर अनरजिस्टर्ड भी था, क्लियर, पर इंटर स्टेट सप्लाई था, तो उस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए आपको
उस पर्टिकुलर सप्लाई के लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस अलग से इश्यू करना पड़ेगा। अगर वो इंटरस्टेट था, एक्सीडिंग ₹2.5 लाख की वैल्यू थी उसके अंदर, वैल्यू मतलब विदाउट जीएसटी बेटा, एक्सीडिंग ₹2.5 लाख का वैल्यू सप्लाई था इंटरस्टेट, तो ऐसे केस में उस अनरजिस्टर्ड कस्टमर के सप्लाई के लिए आपको इंटरस्टेट सप्लाई था, इसलिए आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस अलग से इश्यू करना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेटेड में इश्यू मत करना। बाकी सबको सर आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, B2B सप्लाई अगर था तो वहां तो 2.5 लाख क्या, मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपए का बिल भी था तो भी रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, वरना उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, खाली वो इंट्रा हो या इंटर हो। ये तो इंटरस्टेट की बात कर रहा है, वो भी कब, जब कस्टमर वाज अनरजिस्टर्ड, वो भी एक्सीडिंग 2.5 लाख है तो। ओके मालिक, चलिए सर अभी आपको दे रखा है क्या, कंटेंट्स ऑफ द इनवॉइस और वाउचर्स, कि सर जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े अब तक ऊपर उसके इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए साहब। तो पहले आप नॉर्मल टैक्स इनवॉइस की पढ़िए, फिर अपने आप समझ में आएंगे आगे वाले बेटा। इस चार्ट से पता है आपका इतना अच्छा रिवीजन होगा कि सारे कंटेंट आपको अपने आप समझ में आएंगे कि इनवॉइस में क्या क्या लिखा होना चाहिए। सर टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए बेटा, सर सिंपल सा है, एक बार रीड कर लीजिए सर, कोई खास बात नहीं, कोई टफ पॉइंट नहीं। सर सबसे पहला जो सप्लायर है उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, फिर कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज। मल्टीपल सीरीज में भी बिल बुक रख सकते हो बेटा, पर सर हर अगर मल्टीपल बिल बुक है आपके पास तो सर सबका सीरियल नंबर होना चाहिए हर बिल बुक, ठीक है। मल्टीपल सीरीज में आपके इनवॉइसेस हो सकते हैं बेटा, ठीक, हर सीरीज का नंबर यूनिक लिख देना सर, और देना टैक्स इनवॉइस का जो नंबर होता है बेटा, इट शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, ओके। फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अब कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर या यूएन आपको मेंशन करना पड़ेगा, पर कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है, इफ द कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में कस्टमर का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, ऑब्वियसली जीएसटी नंबर तो है ही नहीं बेटा, कस्टमर का नाम, एड्रेस आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, पर अगर उसका वैल्यू इज ₹50,000 और मोर, अगर अनरजिस्टर्ड तो बेटा, तो उसका नाम और उसका एड्रेस एंड स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है। स्टेट का नाम इसलिए कंपलसरी है ताकि वो स्टेट में अगर गुड्स जाता तो उस स्टेट का नाम लिखा जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, सो दैट दूसरा स्टेट अगर है तो सर उस स्टेट को रेवेन्यू पास न हो पाए। इसलिए अगर वैल्यू इज ₹50,000 और मोर देन 50,000, ऐसे केस में कस्टमर का नाम, एड्रेस और का स्टेट, कौन से स्टेट से वो आया है, कौन से स्टेट में गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, वो लिखना कंपलसरी बेटा। पर अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो आप अगर उसका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर नहीं लिखोगे, नाम, एड्रेस, स्टेट नंबर नहीं लिखोगे चल जाएगा, ठीक है, वैल्यू इज लेस देन 50,000 तो। पर अगर कस्टमर रजिस्टर्ड है तो इररेस्पेक्टिव वैल्यू आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसमें नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर लिखना। प्लस प्लस इसके लिए एक बात और लिखी बेटा, या लास्ट में देखिए बेटा, ये रहा। फर्दर जैसे ऑनलाइन जो सर्विसेज आप लेते हो बेटा, फर्दर इन केसेस इन्वॉल्विंग ऑनलाइन मनी गेमिंग और in cases where taxable service is supplied by or through an ECO, taxable service is supplied by or through an ECO or by a supplier of OIDAR services, clear, I repeat, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या ECO खुद सर्विसेज दे रहा है, या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो, या फिर OIDR सर्विस जैसे netflix.com की सर्विसेज हो गई बेटा, ये अगर आप सर्विसेज दे रहे हो किसको, अनरजिस्टर्ड के पर्सन को बेटा, एक रजिस्टर्ड है तो बिल तो इश्यू करना ही करना है, नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर लिखना ही लिखना बेटा। अनरजिस्टर्ड है तो भी इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, नॉर्मली तो 50,000 वैल्यू क्रॉस करेगा, 50,000 या उससे ज्यादा होगा तो ही कस्टमर का नाम और स्टेट का नाम लिखना है बेटा। पर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज ईसीओ के थ्रू जो सर्विस दे रहे हो, या ईसीओ खुद सर्विस दे रहा है, या OIDR सर्विसेज जो आप ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हो, उसमें इररेस्पेक्टिव वैल्यू सर रजिस्टर्ड पर्सन शैल कंटेन, tax invoice issued by registered person shall contain the name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be address on record of the recipient। है ना भाई, आपको कस्टमर का स्टेट का नाम लिखना कंपलसरी है, क्लियर, और वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा, सो दैट प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली। समझे मेरी बात, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस है, OIDR सर्विस है, या ECO के थ्रू सर्विस दे रहे हो, या ECO खुद सर्विसेज दे रहा है, तो वहां पे कस्टमर भली अनरजिस्टर्ड है, वो किस स्टेट से है वो स्टेट का नाम आपको लिखना पड़ेगा और उसी को एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। क्लियर, डन, ताकि प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट हो पाए। आइए बच्चों, फिर इनवॉइस में क्या लिखना बेटा, आपको HSN कोड लिखना पड़ेगा, गुड्स या सर्विसेज का बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ बेटा, ठीक है। फिर क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक
क्वांटिटी कोड अगर गुड्स बेच रहे हो तो बेटा, अगर है तो। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बहुत क्या है बेटा, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा, मान लो कोई डिस्काउंट दिया, अबेटमेंट दिया, तो वो लेस करने के बाद नेट वैल्यू कितना है। आप चाहे तो डायरेक्ट नेट वैल्यू लिखे, वो भी चलेगा बेटा। अमाउंट ऑफ, ये तो एडवांस के केस में एडवांस है, रिफंड के केस में रिफंड आएगा, अमाउंट पेड के केस में इधर आएगा। फिर रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स। इंटरस्टेट सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। इंट्रास्टेट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिखोगे तो भी सेम स्टेट ही है, सीजीएसटी और एजीएसटी लग रहा है इसलिए बेटा, पर इंटरस्टेट तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है। फिर एड्रेस ऑफ डिलीवरी, अगर बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अलग अलग है, बिल टू शिप टू है, तो बिलिंग एड्रेस सॉरी शिपिंग एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्लियर? क्या टैक्स आप रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो, क्योंकि अगर रेसिपिएंट खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए रिवर्स चार्ज में, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो खुद को खुद पे टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है बेटा। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यस ये इनवॉइस मैंने रिवर्स चार्ज बेसिस वाला इशू किया है खुद ने खुद पे। क्लियर? एक कॉलम बना लेते, नॉर्मली क्या होता है टैक्स इनवॉइस में कॉलम बना लेते हैं। इज इट आरसीएम इनवॉइस, आप टिक कर देना कि अगर आरसीएम का खुद ने खुद पे इनवॉइस इशू किया तो टिक, नहीं तो क्रॉस। चलिए फिर सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के केस में नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है बेटा। फिर ठीक है, क्या देखिए क्यूआर कोड इन केस ऑफ ई इनवॉइस, आगे हम ई इनवॉइस पढ़ेंगे, उस पे क्यूआर कोड लिखना कंपलसरी, जिनके लिए भी ई इनवॉइस कंपलसरी है उनके लिए बेटा। क्लियर? ये सारे कंटेंट हमने पढ़ लिए किसके, टैक्स इनवॉइस के बच्चों, आया ना भाई। अब सिंस टैक्स इनवॉइस से सारे कंटेंट आपने समझ लिए, अब इसको आप कंपेयर करेंगे बाकी सब डॉक्यूमेंट से, तो अपने आप समझ में आएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखना है। जैसे रिवाइज टैक्स इनवॉइस में, क्लियर सर, ये देखिए सब कुछ सेम है, बस अब रिवाइज टैक्स इनवॉइस होता क्या बेटा, जो पुराना आप नॉर्मल बिल इशू कर चुके हो उसका रेफरेंस देते हुए नया जो आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो, पुराने इनवॉइस का रेफरेंस देके नया टैक्स इनवॉइस इशू करना है, उस टैक्स इनवॉइस के बेस पे रेसिपिएंट को क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। क्लियर? तो पुराने इनवॉइस का रेफरेंस देना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल बिल आपने इशू किया होगा उसके अंदर आपने ऑलरेडी सर क्या किया होगा, सारी इंफॉर्मेशन की, बस पुराने इनवॉइस का रेफरेंस नंबर आपको जरूर देना, एडिशनल बात ये। ठीक है? सेम वे अगर हम बात करें बिल ऑफ सप्लाई की, तो बिल ऑफ सप्लाई में सारी इंफॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में थी वो सब लिखनी पड़ेगी, बस उसमें टैक्स का अमाउंट नहीं होगा, रेट ऑफ टैक्स नहीं होगी, टैक्स का अमाउंट नहीं होगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखना कंपलसरी है। आया ना भाई, समझे मेरी बात? क्योंकि वहां पे सप्लाईज क्या है, एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। देन डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो आपने ओरिजिनल इनवॉइस इशू किया होगा, उसके रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा कि उस बिल का मैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं। पता है हम आगे पढ़ेंगे मल्टीपल डेबिट नोट्स, सॉरी मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस के लिए सिंगल डेबिट नोट या सिंगल क्रेडिट नोट कैन आल्सो बी इशूड फॉर मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस। तो सारे वो इनवॉइस नंबर्स जिसके लिए आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया वो सबका रेफरेंस नंबर आपको उस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में देना पड़ेगा। ओके मालिक? क्लियर? बाकी सारे इन्फॉर्मेशन वही है जो टैक्स इनवॉइस में लिखा है, कोई खास बात नहीं बेटा, इस पे बस नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सब लिखना पड़ेगा बेटा। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, अगर कभी आपने डेबिट नोट इशू किया है और डेबिट नोट कब इशू हुआ है, फ्रॉड के केस में, याद है मैंने पढ़ाया था आईटीसी पढ़ाते वक्त कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट ने फ्रॉड किया, डिपार्टमेंट पकड़ लिया, फिर सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स रिकवरी कर रहा है, उस फ्रॉड में जो टैक्स उसको पे करना पड़ा उतना, तो वो डेबिट नोट जो रेज किया है सप्लायर ने उस पर लिखेगा आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेबिट नोट। और सेक्शन नंबर 74, 129 और 130 याद है बेटा, इन सेक्शंस की वजह से अगर डेबिट नोट इशू हुआ है तो रेसिपिएंट विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द आईटीसी। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट का लास्ट क्लोज नंबर आई में लिखा था बेटा। ओके तो डेबिट नोट पे लिखना पड़ेगा अगर आपने फ्रॉड वाले केस में सेक्शन नंबर 74, 129, 130 की वजह से आपने टैक्स पे किया है तो। ओके मालिक? फिर रिसीट वाउचर में एडवांस आया, रिफंड वाउचर में उस एडवांस से रिफंड दिया तो रिसीट वाउचर का रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा इसमें, रिफंड वाउचर में बेटा आपको। पेमेंट वाउचर जो आपने सर रिफंड आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद ने खुद की लायबिलिटी दी बेटा, क्या करेंगे जब भी सप्लायर को पेमेंट करेंगे तब आप पेमेंट वाउचर इशू करेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल होती है ये सब आपको लिखना पड़ेगा, कोई खास बात इसमें नहीं है। क्लियर? आइए अब एचएसएन कोड, हर गुड्स और सर्विस को 8 डिजिट कोड दिया गया है, उसको बोलते हैं क्या, HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सर, क्या WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे मेंबर कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम क्या है, गैट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और उसके थ्रू उन्होंने एक डमी टैरिफ इशू किया और हर गुड्स का एक यूनिक नंबर दिया बेटा, और सारे मेंबर कंट्री को बोला कि आप भी अपने अपने गुड्स का जब टैरिफ बनाएंगे तब उसमें इसी तरह का आप सेम नंबर यूज करिएगा, सो दैट अलग अलग रेट ऑफ टैक्स अपना अपना देश अपने हिसाब से लगा सकता है बेटा।
और वो गुड्स का नंबर अगर एक ही होगा, जैसे ये पेंसिल पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, तो जो इसका एचएसएन कोड इंडिया में होगा वही वर्ल्ड वाइड जितने डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज है उनमें भी उस पेंसिल का एचएसएन कोड वही होगा, सो दैट उस कंट्री में रेट ऑफ टैक्स अगर आपको निकालना हो तो उसी गुड्स का जो एचएसएन कोड है वहां पे उस कंट्री का टैरिफ खोलिएगा और वहां पे वो रेट ऑफ टैक्स आपको मिल जाएगी, सो दैट आपको गुड्स ढूंढने में तकलीफ नहीं हो, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हार्मोनाइज्ड हो जाए कि गुड्स को ढूंढने में तकलीफ नहीं आए किसी भी कंट्री में आपको ढूंढना हो तो बेटा टैरिफ में रेट ऑफ टैक्स के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और 8 डिजिट कोड को बोलते हैं HSN डिजिट। तो 8 डिजिट कोड लिखना हर गुड्स का कंपलसरी है, पर अगर किसी असेसी का टर्नओवर इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 CR, केवल 4 डिजिट ही एचएसएन कोड लिखना है, पूरा 8 डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है, और वो भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर कस्टमर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो कोई एचएसएन नहीं लिखेगा तो भी चल जाए, पर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन दी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन ₹5 करोड़ तो उसको 6 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 8 डिजिट, मिनिमम 6 डिजिट है बेटा, ए डन। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो भाइयों समझ में आ रहा है कि जा रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, गुड सरकार। आइए बच्चों इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है बेटा, एंड हर टॉपिक आपके एंड पे रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और सर आपको समझ में आया कि नहीं आया, माहौल बन रहा कि नहीं बन रहा, प्लीज कमेंट करके बताएं। हाँ जी, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सरकार क्या होता है, अब मान लो मेरी दुकान जो है उसमें कुछ सप्लाईज एग्जम्प्टेड है और कुछ सप्लाईज टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए आई इश्यू द टैक्स इनवॉइस, एग्जाम सप्लाई के लिए आई इश्यू द बिल ऑफ सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस और एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई। पर सर मेरे कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है तो मैं चाहूं तो सर सिंगल इनवॉइस भी इश्यू कर सकता हूं, जिसके ऊपर लिख दूंगा क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, क्लियर, ताकि मेरे कस्टमर को मेरे को अलग अलग डॉक्यूमेंट इशू नहीं करना पड़े, उसने कुछ एग्जाम सप्लाई किया परचेज किया है, कुछ टैक्सेबल सप्लाई परचेज किया है, मैं सिंगल डॉक्यूमेंट इशू कर दूंगा, उसी में एग्जाम सप्लाई भी लिख दूंगा, उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी लिख दूंगा, जो एग्जाम सप्लाई उस पर टैक्स नहीं लगाऊंगा, जो टैक्सेबल सप्लाई उस पर टैक्स लगा दूंगा, और मैं सिंगल बिल इशू करके उसको इशू कर दूंगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ताकि अलग अलग इशू करने अलग अलग इनवॉइस इशू करने का हेडेक ना रहे। सेम कस्टमर को टैक्स इनवॉइस भी इशू करो, बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करो, इतना हेडेक कौन रखेगा यार। सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इशूड अगर कस्टमर इज अनरजिस्टर्ड, पर कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स इनवॉइस अलग इशू करना पड़ेगा और एग्जाम सप्लाई के लिए बिल ऑफ सप्लाई अलग इशू करना पड़ेगा। हाँ, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में जो कंटेंट लिखा होता है वही इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में कंटेंट लिखना पड़ेगा, अलग से कोई इसका फॉर्मेट नहीं है, क्लियर। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड फॉर टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई, वही कंटेंट होता है जो टैक्स इनवॉइस में और बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, मैंने देखो आपकी रेफरेंस के लिए एक सिंपल टैक्स इनवॉइस भी दे रखा है, देखो सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ठीक है, फिर इनवॉइस का डेट, इनवॉइस नंबर, समझे मेरी बात, फिर यार टैक्स इनवॉइस लिख दिया, कस्टमर का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस अलग है तो वो, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट ऑफ टैक्स, डिस्काउंट कर दिया तो वो, फिर टैक्सेबल वैल्यू क्या है, फिर टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी से सब अलग अलग है ना मालिक, आईजीएसटी तो आईजीएसटी अलग से बेटा, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था ये रहा देखो, डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस क्या है ना मालिक, क्लियर, फिर टोटल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, इसमें टैक्स कितना हो रहा है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, फिर सर ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर, ठीक है मालिक। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या टैक्स लायबिलिटी है तो यहाँ पे टिक कर दोगे या फिर नहीं है तो क्रॉस कर देना, ठीक है मालिक। दिस इज हाउ इनवॉइस कैन बी फ्रेम्ड। और हाँ ध्यान रखना बच्चों, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं किया, जैसे ये वर्टिकल इनवॉइस बनाए, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल बनाए, आप चाहे तो कंप्यूटर से प्रिंट करे, आप चाहे तो हाथ वाला बिल बनाए, कोई तकलीफ नहीं, बस इनवॉइस से कंटेंट वो सारे लिखे होने चाहिए। यहाँ पे कंटेंट मान लो कोई यहाँ पे लिखा है, आप चाहे यहाँ नहीं, आपको तो यहाँ लिखना है, लिखो, कोई तकलीफ नहीं, फॉर्मेट फिक्स नहीं है, कंटेंट फिक्स है, फॉर्मेट आपके हिसाब से ड्राफ्ट करिए, हमें कोई दिक्कत। आओ मालिक, आओ सर, जैसे बैंकिंग कंपनी वगैरह, सर जैसे मूवी थिएटर में गए आप, मल्टीप्लेक्स थिएटर में, वहां पे टिकट इशू होता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता है। आपने फ्लाइट का टिकट बुक कराया तो वहां टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, वहां टिकट इशू होगा। सर रेलवे में आपने एसी ट्रेन में, एसी कोच में टिकट बुक कराया है तो वहां टिकट इशू होता है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होता है, वो सब यहाँ परमिट किया गया है।
कि सर फॉलोइंग आर द सप्लायर्स हु आर परमिटेड टू इशू एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। फर्स्ट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको बोल दिया क्या, इंस्टेड ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस आप चाहो तो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस या एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu thereof, मतलब ये मंथली क्या करते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट इशू कर देते हैं, उसी को टैक्स इनवॉइस मानते हैं, अलग से टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है। और वो भी कंसोलिडेटेड कैन बी इश्यूड फॉर दी इन lieu of thereof by whatever name called for supply of services during a month at the end of the month। आया ना भाई, हर मंथ एंड पर आप चाहे तो एक मंथली कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, मंथली कंसोलिडेटेड इनवॉइस या मंथली स्टेटमेंट भी इशू कर दिया, उसको इनवॉइस मान लेंगे। अच्छा, अब उसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं लिखोगे चल जाएगा, ऑप्शनल है, पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में रिक्वायर्ड होती है वो सब आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सच डॉक्यूमेंट में बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली, एंड सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट इश्यू करते हो तो सॉफ्टवेयर बेस पे इश्यू होता है, तो इसमें सिग्नेचर नहीं करोगे चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा। क्लियर, कोई खास बात नहीं बेटा। जीटीए, ध्यान बेटा, हु ट्रांसफर द गुड्स बाय रोड एंड इशू द कंसाइनमेंट नोट, उसको बोलते हैं जीटीए। सर इसको टैक्स इनवॉइस में जो सारे कंटेंट वो तो लिखने हैं, साथ में इसको कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना पड़ता है। अब सर कंसाइनमेंट नोट के कंटेंट क्या क्या है जो एडिशनल इसको लिखने, या तो इनवॉइस में लिखे या कंसाइनमेंट नोट अलग से इशू करे और कंसाइनमेंट नोट को लिंक कर दे इनवॉइस का रेफरेंस नंबर डालते हुए बेटा, दोनों का आपस में लिंक। ठीक है, तो दीज आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में लिखनी होती है वो तो है ही है, दीज आर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कंसाइनमेंट नोट की इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या है पढ़ना, ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, देन नेम ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज इन विच द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, आया ना भाई, ओके। फिर व्हीकल नंबर और क्या है, डिटेल्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, जीएसटी नंबर ऑफ द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, या ट्रांसपोर्टर खुद टैक्स पे करेगा, कहते फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी बोले सकता है, या कंसाइनर या कंसाइनिंग कौन लायबल है वो इसमें मेंशन करेगा। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन जीटीए को मेंशन करनी पड़ेगी इन द कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, डन। आइए अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए क्या बोला गया है, जैसे आप फ्लाइट का टिकट बुक कराते हो या ट्रेन में, एसी ट्रेन में, एसी बसेस में आप टिकट बुक कराते हो तो वहां पे टिकट को ही टैक्स इनवॉइस जाएगा, उसके लिए लिखा है क्या, सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस नहीं होगा चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है, जो टैक्स इनवॉइस में लिखना है वो सब इन्फॉर्मेशन होना कंपलसरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां लिखी है, टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म, भले वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो फिजिकल फॉर्म में हो चलेगा, टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू किया है आपने तो उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। ओके मालिक, चलो कोई खास बात नहीं, पर ये छोटी छोटी बातों के एक एक मार्क के दो मार्क के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इनको हल्के में हाँ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स सर काम की बात है, नहीं काम की तो मैं क्यों पढ़ाता बेटा, बुक में क्यों दिया जाता बेटा। ये सर आइए, बच्चे यही गलती करते हैं कि इनको ऐसा समझते सर बोरिंग है कौन पढ़ेगा, इस चक्कर में उनके के चलिए रजिस्टर्ड पर्सन, और यही कारण है जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनके जीएसटी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर होता है, कारण क्या है, हम हर माइन्यूट पॉइंट को प्रैक्टिकली सोच के लिंक करके उसको पढ़ा लेते हैं और उसको पढ़ भी लेते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन के अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा अगर आपने इन बातों पर भी ध्यान दिया तो। सर रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन, मूवी देखने के बेटा कहाँ पे, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, तो सर वहां पे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी क्या कि टिकट जो है उसी को बिल मान लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिया है तो वहां पे आपको सिग्नेचर की जरूरत, ये पढ़ लीजिए बेटा। ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन क्या है, डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट, अब सर आप टिकट लेने के काउंटर आपसे आपका नाम पूछेगा, टिकट वाला क्या नहीं पूछता ना, तो रेसिपिएंट का डिटेल नहीं हुआ चल जाएगा, पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में रिकॉर्ड होती है वो सब पड़ेगी। प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो होगा उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। और सर अगर मान लो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं है, नॉर्मल थिएटर है बेटा, वो चाहे तो भी ये प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, उसका ऑप्शन है बेटा कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू कर दे और इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर दे, उसी को क्या मान लेंगे हम, यहाँ पे कंपलसरी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना, इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करना है ना, प्रिंट हो गया था बेटा आपके पास,
ठीक है, और इसी को क्या मान लेंगे भाई, टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। उस पर रेसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन लिखना कंपलसरी नहीं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है। क्लियर, डन। आइए अब पॉइंट आता है नेक्स्ट, क्या, डिलीवरी चालान। मालिक क्या होता है डिलीवरी चालान, मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री से, आपके शोरूम से गुड्स कहीं और ले जा रहे हो, पर वो केवल ले जा रहे हो रिपेयरिंग के लिए या जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो, या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेज रहे हो, विच इज नॉट द डिस्टिंक्ट पर्सन, जो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर विद इन द सेम स्टेट, क्लियर, जो सप्लाई नहीं है, तो ऐसे केस में जब या सेल ऑन अप्रूवल बेस पे आप भेज रहे हो बेटा, तो जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो हो रहा है पर वो सप्लाई अगर नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस गुड्स के साथ डॉक्यूमेंट तो कुछ होना चाहिए ना बेटा, उसको बोलते हैं क्या, डिलीवरी चालान। सो यू विल हैव टू मेंटेन द डिलीवरी चालान एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ द गुड्स। जब आप गुड्स का रिमूवल कर रहे हो उस टाइम पे आपको डिलीवरी चालान इश्यू करना पड़ेगा। और खास बात, डिलीवरी चालान में वो सारे कंटेंट लिखे होंगे जो टैक्स इनवॉइस पे, ठीक है सर। यहां देखिए नेचर ऑफ सप्लाई दे रखा है, या तो आप लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हो जहां पर एट द टाइम ऑफ रिमूवल क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज रहे हो, या अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई कोई गुड्स भेज रहे हो, या सच सप्लाई जो भी सीबीएसई नोटिफाई करेगा वो सप्लाईज अगर आप कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप डिलीवरी चालान इश्यू कर सकते हो। और पर्टिकुलर्स ऑफ डिलीवरी चालान एग्जैक्टली सेम है जो टैक्स इनवॉइस के होते हैं, बस इसमें ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा, ऊपर डिलीवरी चालान लिखा होगा, बाकी सारे कंटेंट सेम, इंक्लूडिंग टैक्स का अमाउंट भी लिखा होता है बेटा इस पे। बस फर्क इतना सा है कि टैक्स इनवॉइस इश्यू करते ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है, पर डिलीवरी चालान इश्यू करने पर आपका कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती क्योंकि सप्लाई नहीं हुआ। बस यही फर्क है सर, आए ना। इसको भी सीरियल नंबर आपको मेंटेन करना कंपलसरी है, इसका भी बिल बुक होगा अलग से, इसको भी सीरियल वाइज आपको मेंटेन करना कंपलसरी बेटा। क्लियर, डन। अब डिलीवरी चालान इन ट्रिप्लीकेट, अगेन जो मैं पढ़ा चुका हूं टैक्स इनवॉइस में कि सर डिलीवरी चालान भी आपको 3 कॉपी में इश्यू करना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर असेसी कंसाइनर हिमसेल्फ। क्लियर। अब सर ईवी बिल हम अगले आगे चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर अगर आपने ईवी बिल इशू किया है, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट होती है अगर 50,000 से ऊपर का वैल्यू होता है, तो उसमें सर अगर टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो ईवी बिल में टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस देना पड़ता है, और अगर आपने डिलीवरी चालान इशू किया है तो ईवी बिल में डिलीवरी चालान का रेफरेंस नंबर देना पड़ता है बेटा। चलिए सर, नाउ ये आ गया गुड्स, आपने सीकेडी और एसकेडी मतलब, सीकेडी मतलब कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन, और या फिर बैचेज या लॉट्स में अगर आपने गुड्स रिमूव किया है। ये रहा वो टॉपिक जो मैं आपको ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुका हूं बेटा। अगर कभी भी गुड्स पार्ट्स में, नॉकडाउन कंडीशन मतलब पार्ट्स में गुड्स को रिमूव किया है, या लॉट्स में रिमूव किया है, या इंस्टॉलमेंट बेस पर रिमूव किया है, सर जब फर्स्ट लोड या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिमूव होगी आपके यहां से, उस दिन आपको पूरी वैल्यू का टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। पर वो टैक्स इनवॉइस का जो ओरिजिनल कॉपी है वो कस्टमर के यहां नहीं भेजेंगे आप उसका फोटोकॉपी कस्टमर क्या भेजेंगे। जब फर्स्ट लोड जाएगा, सेकंड लोड, थर्ड लोड, जो भी जितने भी लोड जा रहे हैं उसमें फोटोकॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस एंड उस पर्टिकुलर लोड का डिलीवरी चालान आप इश्यू करेंगे। सर जब लोड निकल रहा है तो उस लोड का डिलीवरी चालान और पूरी सप्लाईज का टैक्स इनवॉइस का फोटोकॉपी आप हर लोड के साथ भेजेंगे, और जब लास्ट लोड जाएगा तब लास्ट लोड का डिलीवरी चालान और पूरी सप्लाईज का ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस आप लास्ट लोड के साथ भेजेंगे। और जब लास्ट लोड कस्टमर को रिसीव होगा तभी उसको ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस रिसीव होगा, तभी वो आईटीसी ले पाएगा बेटा। पर फर्स्ट लोड इश्यू करते वक्त ही आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ गया था, इसलिए सप्लायर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया, टैक्स पे करने की लायबिलिटी तो आ गई, पर सर रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा, जब लास्ट लोड रिसीव होगा तभी उसको। भारत माता की जय। शायद बात समझ में आ गई, शायद बात वापस रिपीट होगी। क्लियर। आइए अब एक सर्कुलर दे रखा है, वो भी तुम्हें समझाता था बच्चों में, क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑन इश्यूज वेयर इन goods are moved within the state or from the state of registration to another state for supply and approval basis। 2 मिनट का काम है सर, मस्त वाला समझाता हूं मैं आपको बेटा। सर मान लो सर, ध्यान देना बेटा, मालिक अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, इसरो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देता है बेटा,
इसरो जो सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देता है उस सर्विस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। वहां तो अगर आप कोई गुड्स भेज रहे हो तो डिलीवरी चालान इश्यू करना पड़ेगा। ओके सर, आइए आइए चिराग भाई, आइए। सरकार, अब ये सर्कुलर समझाता हूं मैं आपको मस्त वाला। मान लो मैं कपड़े बेचता हूं बेटा, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं आपके लिए, या ज्वेलरी बेचता हूं या कोई भी गुड्स हो सकता है बेटा। मैं कपड़े लेता हूं, जल्दी समझ में आएगा। अब मैं जो कपड़े बेचता हूं वो होलसेल में बेचता हूं बेटा। मेरे कस्टमर्स होलसेलर है, मेरे कस्टमर जो है वो दुकान वाले हैं जिनको मैं सप्लाई करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मेरे पास एक वो मारुति ओमनी वैन कार है बेटा, मारुति ओमनी वैन जो कार आती ना, किडनैपर्स वैन। यस यस, आपकी लैंग्वेज में समझ में आता ना। सरकार, मालिक, किडनैपर्स वैन मारुति ओमनी मेरे पास है सर। हर शनिवार मैं क्या करता हूं, उस वैन के अंदर सर मैं टी शर्ट बेचता हूं, मान लो 1000 टी शर्ट उसमें भर देता हूं बेटा मैं, और वो वैन लेके मैं आसपास के जितने भी गांव है, जितने भी शहर है, वहां मैं जाता हूं जहां मेरे कस्टमर्स है, उनके शोरूम पे जाता हूं, उनको मैं टी शर्ट दिखाता हूं। अगर उनको टी शर्ट पसंद आता तो ऑन द स्पॉट बेचता हूं, उनको देता हूं और अगली दुकान में पहुंचता हूं। तो ऐसे में शर्ट बेच बेच के शनिवार शाम तक वापस घर पे आ जाता हूं बेटा, ऑफिस दुकान आ जाता हूं, गोडाउन आ जाता हूं बेटा। तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, तो सबसे पहली बात, जब मैं मॉर्निंग में निकल रहा हूं अपने शोरूम से 1000 शर्ट लेके, तब मुझे नहीं पता कि इस 1000 में से कितने शर्ट बिकेंगे कितने नहीं बिकेंगे। तो सर जब मैं मॉर्निंग में निकलूंगा तब 1000 जितनी क्वांटिटी मेरे पास है उसका मैं डिलीवरी चालान इश्यू करूंगा, इतना गुड्स लेके जा रहा हूं, क्योंकि दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। आई डोंट नो कितना सेल होगा। साथ में आई विल कैरी द बिल बुक ऑल्सो बेटा। अब जैसे ही मैं पास के गांव में गया, वहां एक दुकान वाले को, एक शोरूम वाले को मैंने 100 टी शर्ट बेचे, तो 100 टी शर्ट का मैं ऑन द स्पॉट टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दूंगा, मैं बिल बुक साथ में लेके जाऊंगा बेटा। फिर अगली दुकान पे गया, उसको 200 शर्ट पसंद आए, सर उसको मैं 200 शर्ट का टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दूंगा। ऐसे ही सर मान लो मैं, सर जो दुकान वाला था मेरे ही स्टेट में था और उसको मैंने 200 शर्ट बेचे, तो 200 शर्ट का मैं 3 सप्लायर का स्टेट भी महाराष्ट्र, और कस्टमर जिसको मैंने बेचा 200 शर्ट वो भी महाराष्ट्र में था। तो गुड्स का मूवमेंट हुआ है, मूवमेंट टर्मिनेट का हुआ सेम स्टेट में हुआ, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सी जीएसटी और लगाऊंगा बेटा बिल पे। जो 200 शर्ट बेचे बेटा, 2 शर्ट बेचे वो भी सेम स्टेट में थे, 2 शर्ट का जो वैल्यू मैंने डिफाइन किया होगा उस पे बिल टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा, उस पे भी सीजीएसटी और एसीएसटी लगा दूंगा। पर सर मैं जाते हुए आगे सर गुजरात चला गया बेटा, पास वाले गांव में, गुजरात बॉर्डर पे था सर, गुजरात में गया, वहां पे भी एक शोरूम वाला था, उसको 300 शर्ट बेचे बेटा मैंने, ठीक है, तो उसको मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा। पर सिंस मैं महाराष्ट्र से मूवमेंट ऑफ द गुड्स शुरू हुआ, सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट का हुआ 300 शर्ट का गुजरात, तो गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र, गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। वो 300 शर्ट का जो मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा उस पे आईजीएसटी चार्ज करूंगा बेटा मैं, ठीक है। और ऐसे सर मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू करते करते शाम को जब लौटा तब मेरे पास 150 शर्ट बचे थे बेटा। अब सर शाम को जब लौट रहा था, रास्ते में जीएसटी ऑफिसर ने गाड़ी पकड़ी, बोलता भाई साहब ये क्या है, मैं उसको बोलूंगा देखो ये डिलीवरी चालान, मॉर्निंग में निकला था मैं 1000 टी शर्ट लेके, उसने अंदर देखा, अरे भाई ये तो 1000 है ही नहीं, बोला अरे भाई ये भी 150 ही है, आप काउंट कर लो, बाकी 850 कहाँ गए, वो पूछता है। मैंने बोला 850 मैंने सेल कर दिया, उसका टैक्स इनवॉइस ये रहे, आप बिल सारे चेक कर लीजिए, मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिए है। उसने बोलता ठीक है चल निकल, और मैं निकला और अपने गोडाउन अपने शोरूम का 150 शर्ट वापस रखे। भारत माता की जय। दिस इज हाउ डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी डन इन केस व्हेनेवर गुड्स आर सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। मैंने एग्जांपल आपको शर्ट का दिया, इट में बी ज्वेलरी ऑल्सो, इट में बी अदर गुड्स ऑल्सो। सर सेम वे सर मैं आर्ट एग्जीबिशन में मैं मान लो आर्टिस्ट हूं बेटा, पेंटिंग बनाता हूं, इतनी शानदार पेंटिंग आपका दिमाग खराब हो जाए, पेंटिंग देख लो तो बेटा थोड़ा घास खा रहा है सर, मजनू भाई उनसे भी शानदार पेंटिंग में बनाता हूं बेटा। ऐसे केस में जब मैं आर्टिस्ट 100 पेंटिंग भेज रहा हूं कहां पे, आर्ट एग्जीबिशन में बेटा, डिस्प्ले करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए, तो जब मैं भेज रहा हूं तो वो सप्लाई नहीं हुआ है, सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, तो डिलीवरी चालान के थ्रू भेजूंगा बेटा। फिर उस आर्ट एग्जीबिशन में 90 पेंटिंग बिक गई, तो 90 पेंटिंग का रेस्पेक्टिव जिसने खरीदा होगा उतने का रेस्पेक्टिव पेंटिंग का मैंने रेस्पेक्टिव लोगों को टैक्स इनवॉइस इश्यू किया होगा, और 10 पेंटिंग में वापस ले जाऊंगा चलान। दिस इज हाउ डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी डन। तो सेम प्रोविजन आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ आर्ट वर्क सेंट टू आर्ट गैलरी। हाँ है ना भाई, वहां पे सेल ऑन अप्रूवल बेस पे होता है, ठीक है। ये आर्ट गैलरी वाला सर्कुलर आपको चैप्टर 1 जो पढ़ा था लेवी वाला, तब भी रेफरेंस में आया था बेटा। हाँ है ना मालिक, इसी के साथ भारत माता की जय। सेल ऑन
अप्रूवल बेसिस वाला कहानी भी खत्म होता है। अब ये सर्कुलर वाला था पॉइंट। आइए बच्चों, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट सेक्शन में 34 के प्रोविजन भी पढ़ लेते हैं। आई होप समझ में आ रहा है बेटा आपको। सर सबसे पहली बात, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की बात कब आती है बेटा? जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए का इनवॉइस इशू किया, उस पर 18% टैक्स लगाया, 18,000 रुपये, टोटल 1,18,000 का बिल। समझना बात को ध्यान से। बाद में किसी वैलिड रीजन से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लोज था और उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया, 20,000 रुपये प्राइस बढ़ गया, तो सर मैं नया बिल तो इश्यू नहीं करूंगा ना यार, मैंने नया सप्लाई तो नहीं किया। उसी बिल का रेफरेंस देते हुए मैं डेबिट नोट इश्यू करूंगा 20,000 प्लस जीएसटी का बेटा। या कभी मान लो मैंने गलती से रेट ऑफ टैक्स 18 की जगह पे सर सॉरी 28% थी, मैंने 18 ही लगाई, तो 10% का मैं डेबिट नोट बाद में इश्यू करूंगा उस इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए। आया ना मालिक? क्लियर? तो सर ये रीजन होते हैं डेबिट नोट इश्यू करने के। सेम वे क्रेडिट नोट, मान लो गुड्स या सर्विस जो मैंने सप्लाई करी वो डिफेक्टिव थी सर, या जब मैंने आपको सर्विस सप्लाई करी उस पर जो बिल लिखा, उस पर गुड्स या सर्विस जो बिल लिखा वो 18% टैक्स लगाया, पर बाद में पता पड़ा कि रेट ऑफ टैक्स तो 5% ही था बेटा, या टैक्सेबल वैल्यू किसी वजह से और कम हो गई, तो ऐसे केस में आई विल इशू क्रेडिट नोट टू। आया ना भाई? सर तो दीज आर द रीजंस डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की इशू से पढ़ना। वेयर द टैक्सेबल वैल्यू एंड और टैक्स चार्ज इन टैक्स इनवॉइस इज हायर देन द अमाउंट पेएबल और द गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मतलब सेल रिटर्न हो गया बेटा तो क्रेडिट नोट इशू करूंगा, या फिर गुड्स और सर्विस आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, या तो वैल्यू ज्यादा लिख दिया था या टैक्स का अमाउंट ज्यादा लिख दिया था बेटा, या फिर गुड्स और फाउंड टू बी डिफेक्टिव या गुड्स रिटर्न कर दिया आपने बेटा ऐसे केस में, या फिर सर्विसेज और फाउंड टू बी डिफेक्टिव या डेफिशिएंट, ऐसे केस में आई विल इशू अ क्रेडिट नोट। अच्छा, डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, दोनों ही इशू कौन करता है? सप्लायर। मैं जीएसटी वाले क्रेडिट नोट डेबिट नोट की बात कर रहा हूं बेटा, अकाउंट्स वाले डेबिट नोट क्रेडिट नोट की बात नहीं कर रहा मैं आपसे। डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, बोथ आर इश्यूड बाय द सप्लायर हिमसेल्फ, रेसिपिएंट इशू नहीं करता है। ओके, क्रेडिट नोट इशू करूंगा, पर क्रेडिट नोट ध्यान देना बेटा, क्रेडिट नोट सप्लायर जब इशू करेगा उस क्रेडिट नोट की वजह से उसकी लायबिलिटी उस महीने की कम हो जाएगी जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू किया है। कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए बेटा। सेकंड थिंग, क्रेडिट नोट इशू करने का एक टाइम लिमिट है बेटा, क्या है? जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर का 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier is the last date जब तक मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं, और जब तक मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं उसके बाद क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाऊंगा। जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर उस फाइनेंशियल में तो कर ही सकता हूं, उसके बाद भी 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न तक मैं क्रेडिट नोट इशू कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा। एंड नो क्रेडिट नोट इफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन। मतलब सर अगर मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना है तो उसमें टैक्स का बेनिफिट भी मैं कस्टमर को पास ऑन करूंगा, टैक्स का भी रिफंड मैं उसको दूंगा सर, क्योंकि जितने टैक्स का मेरे को रिफंड गवर्नमेंट से मिल रहा है उतना टैक्स का बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करूंगा, और उतना अगर उसने आईटीसी लिया तो वो क्या करेगा? रिवर्स करेगा। खास बात नहीं। क्लियर? डेबिट नोट का भी इशू होता है बेटा जब टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट जो चार्ज किया टैक्स इनवॉइस में वो सर ज्यादा था इन रेस्पेक्ट ऑफ, वो कम था इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेएबल, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ गया, एस्केलेशन क्लोज था, या टैक्स क्रेडिट बाद में बढ़ गई किसी कारण से, सर ऐसे केस में सर मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। पर ध्यान रखना खास बात, डेबिट नोट के बेस पर सर मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी और डेबिट नोट के बेस पर रेसिपिएंट कैन क्लेम द क्रेडिट अगर वो एलिजिबल है तो बेटा। पर डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे क्रेडिट नोट बता ना 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, ऐसा डेबिट नोट में टाइम लिमिट नहीं होती। कारण क्या है? अरे डेबिट नोट की वजह से सप्लायर का लायबिलिटी बढ़ता है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो टाइम लिमिट नहीं। क्रेडिट नोट की वजह से टैक्स कम होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होती है, इसलिए टाइम लिमिट दे रखा है बेटा। समझे? चलिए, नोट अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन इश्यू consolidated credit note and debit note in respect of multiple invoices issued during a financial year। आया ना भाई? सर पूरे साल में मान लो 10 इनवॉइस का आपको एक साथ क्रेडिट नोट इशू करना है, 10 इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए सिंगल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट कैन ऑल्सो बी इशूड। ठीक है? फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या, अगर सेक्शन नंबर 74, 129 या 130 की वजह से टैक्स लायबिलिटी बढ़ी थी, फ्रॉड किया था सप्लायर ने, पकड़ में आ गया, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा है, फिर वो टैक्स कस्टमर से मैं रिकवरी कर रहा हूं, तो जब मैं डेबिट नोट रजिस्टर करूंगा उस वजह से
मैं बिल पे उस डेबिट नोट पे लिखूंगा क्या आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल, और वो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो मैं बात आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी और आईटीसी पे पढ़ते वक्त ब्लॉक क्रेडिट पढ़ते वक्त भी बताई है ना मालिक। चलिए सर अब अगला पॉइंट आ रहा है क्या, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट। क्या होता है इनवॉइस, क्या होता है ई इनवॉइस, ध्यान से सुनना, मस्त पॉइंट है और आई होप हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा है ना भाई, देवेंद्र भाई, चिराग जी, निखिल, सब कुछ ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एट योर एंड। आइए बच्चों, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट। सर जी अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स या सर्विस और बोथ, या तो आपके कस्टमर क्या है, रजिस्टर्ड है, या आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या चीज क्या सप्लाई कर रहे हो आप, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, गुड्स या सर्विस और बोथ। क्लियर, उन्हीं के केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। अगर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनके बेटे, इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, मतलब 2017-18 से लेके अब तक किसी भी साल में, मान लो केवल एक साल ऐसा था जिसमें आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़, बाकी साल में कभी क्रॉस ही नहीं हुआ, तो भी आपके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं कि पिछले साल ही बेटा, फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 6 सालों में 7 सालों में एक साल भी अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ था, आपके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, अगर आप B2B सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो। क्लियर, डन। अब ऐसे केस में ई इनवॉइस इज एप्लीकेबल और आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट कौन सी है बेटा, einvoice.gst.gov.in, einvoice1.gst.gov.in, इस तरह की कुछ वेबसाइट बनी हुई 10 वेबसाइट्स। अब वहां पे जाएंगे, आपकी इनवॉइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन, वहां पे एक फॉर्म दे रखा है ई इनवॉइस का, फॉर्म नंबर GST INV01, INV मतलब इनवॉइस का शॉर्ट फॉर्म, INV01 नंबर का फॉर्म दे रखा है, उसमें इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। क्लियर, और वहां पे लिखेंगे जनरेट इनवॉइस, तो क्या होगा सर, आपका वहां पे ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा और वहां पे QR कोड आ जाएगा बेटा, और वो QR कोड आपके इनवॉइस पे लग जाएगा और उस इनवॉइस का आप प्रिंट निकालिए या फिर उस इनवॉइस पे डिजिटल साइन करके कस्टमर को भेज सकते हो बेटा, है ना। तो क्या हो गया, इससे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे आपकी इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन पंच हो गई है। अब सर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर वो सारी इंफॉर्मेशन पंच हो गई तो जब आप अपना GSTR1 फाइल करेंगे जिसमें अपनी सेल दिखाएंगे, सर गवर्नमेंट क्या करेगा, उस इनवॉइस के पोर्टल को, सर आपके GSTR1 पोर्टल से लिंक किया हुआ उन्होंने, अगर GSTR1 में आपने सेल कम दिखाई, ताकि अल्टीमेटली GSTR3B में आप सेल कम दिखाएंगे और टैक्स कम पे करेंगे, और इधर आपने एक्चुअल इनवॉइसेस ज्यादा इशू किए हुए, तो गवर्नमेंट ट्रस्ट कर लेगा आपको, ऑनलाइन ही मिसमैच होगा बेटा, इनवॉइसेस ज्यादा इशू किए होशियारी ने और GSTR1 और 3B में सेल कम दिखाया इसने, तो सर गवर्नमेंट पकड़ लेगा आपको कि टैक्स चोरी कर रहे हो आप। समझे में मेरी बात, दिस इज द फंडा बिहाइंड ई इनवॉइस, बाकी कोई फंडा नहीं सर। आई रिपीट सर, अगर किसी असेसी का इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग ₹5 CR, एग्रीगेट टर्नओवर भले टैक्सेबल हो या एग्जाम सप्लाई, सबको काउंट करके फिर देखते बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 CR, तो ऐसे केस में अगर वो सप्लायर B2C सप्लाई करता है, B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ई इनवॉइस की जरूरत नहीं बेटा, और B2B सप्लाई करता है या एक्सपोर्ट करता है तो उसको सर ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू उसको GST INV01 नंबर का फॉर्म फिल करके इनवॉइस सारी इंफॉर्मेशन वहां पंच करनी पड़ेगी, वहां पे एक IRN नंबर इशू होगा, क्या इशू होगा बेटा, IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर इशू होगा, उस इनवॉइस रेफरेंस नंबर का बारकोड बन जाएगा, QR कोड, और वो आपके इनवॉइस पे प्रिंट होगा, और वो प्रिंट करना कंपलसरी बेटा। क्लियर, डन। पर सर अब ध्यान रखना बेटा, जिनके लिए ई इनवॉइस कंपलसरी है, मैंने बता दिया आपको किन के लिए कंपलसरी, 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट के लिए, उनको ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी चॉइस नहीं बेटा। अगर उन्होंने किसी और फॉर्मेट में या नॉर्मल बिल इशू कर दिया विदाउट ई इनवॉइस, तो ये मानेंगे उन्होंने इनवॉइस ही इशू नहीं किया, और इनवॉइस ही इशू नहीं किया मतलब ये मानेंगे क्या, क्या विदाउट इनवॉइस सप्लाई कर रहे हो। और सेकंड थिंग,
कस्टमर को 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा उस इनवॉइस के बेस पे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। क्लियर, डन, वेरी सीरियस कंसर्न है ना। और फिर सिंस आप ई इनवॉइस इश्यू कर रहे हो, इसलिए वहां पे डुप्लीकेट कॉपी और ट्रिप्लीकेट कॉपी में बिल इश्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऑफिसर क्या करेगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसी से सारी चीजें वेरीफाई कर लेगा। डुप्लीकेट कॉपी ट्रिप्लीकेट कॉपी में इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, प्लस कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ लोगों को एग्जाम भी कर सकता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ ई, और गवर्नमेंट ने इन फॉलोइंग लोगों को एग्जाम किया हुआ है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस। इनको ई इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्या है, एसईजेड यूनिट, भाई एसईजेड डेवलपर नहीं, एसईजेड यूनिट को एग्जाम किया फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। सेकंड, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। देन जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, सर इनको भी इनवॉइस की जरूरत नहीं है। देन सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ मूवीज बाय द मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स एंड अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, इनको भले ही इनका सप्लाई मोर देन 5 करोड़ है, इनको ई इनवॉइस के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और जिनके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, सर उनको अपने बिल पे ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि सर ऑल्दो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर e-invoice, but we have been specifically exempted from the provisions of e-invoice, that's why we are issuing the normal invoice। हाँ है ना भाई, यार ये डिक्लेरेशन उनको इनवॉइस पे देना पड़ेगा, ताकि कस्टमर बना ऑब्जेक्शन करेगा ना भाई ई इनवॉइस दो नहीं तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो डिक्लेरेशन दे देंगे कि साहब हमारे लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर, डन। अदरवाइज जिसके लिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल है वो अगर नॉर्मल बिल इशू करता है अदर देन ई इनवॉइस, तो ये मानेंगे उसने इनवॉइस ही इशू नहीं किया। सच इनवॉइस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इनवॉइस। ओके मालिक, डन। चलिए खत्म होता है। अब सर आइए, अब एक और सर्कुलर दे रखा है कि क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रेस्पेक्ट टू एन एंटिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। जैसे बैंकिंग कंपनी को एग्जम्प्ट किया है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस, तो बैंकिंग कंपनी एज अ होल को एग्जम्प्ट किया है फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। मतलब बैंकिंग सर्विसेज को एग्जाम नहीं किया है, बैंकिंग कंपनी कोई भी काम करे ई इनवॉइस के प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यह सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया और बोला जैसे बैंक क्या करता है, सर बुलियन सेल कर रहा है, ज्वेलरी बेच रहा है। जैसे बैंक ने क्या किया, आपने कार की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, कार उसने रीपर्चेज कर दी, फिर कार बेच दी उसने बेटा, तो कार बेचा है भले कस्टमर को बेचा है जो रजिस्टर्ड है, फिर भी बैंकिंग कंपनी को ई इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। तो बैंकिंग कंपनी एज अ होल एग्जम्प्ट है। तो कहने का मतलब ये कि जितने लोग यहाँ एग्जम्प्ट किए वो एज अ पर्सन एज अ होल एग्जम्प्ट है, एंटिटी एज अ होल एग्जम्प्ट है विथ रेस्पेक्ट टू इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। सर वो काम कुछ भी करे इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज जो टीडीएस के लिए लायबल है, तो उनको टीडीएस के रेस्पेक्ट में भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। अब मान लो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज वगैरह, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है एज अ टीडीएस डायरेक्टर, उनके पास नॉर्मल जीएसटी नंबर नहीं है। अब आप लोग या मैं ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को सप्लाई कर रहा हूं जो टीडीएस के लिए ही रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पज के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या उसको B2B सप्लाई मानेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग टीडीएस, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, और वो भी रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में अगर आते हैं, तो अगर यशवंत मंगल ने उन लोगों को सप्लाई किया है जिसका सर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और मेरा टर्नओवर अगर एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपए था इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो मेरे लिए ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने सप्लाई किसको किया है? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, लोकल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पीएसयूज को एटसेट्रा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, तो भी है तो रजिस्टर्ड पर्सन ना यार, इसलिए उसको B2B सप्लाई मानेंगे और वहां पर सर ई इनवॉइस के प्रोविजंस अट्रैक्ट आया ना भाई, डन। तो अगर यशवंत मंगल इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विसेज टू सच डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा जो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस रजिस्टर्ड है, तो भी ने सप्लाई किसको किया? रजिस्टर्ड पर्सन को किया ना, दे आर रजिस्टर्ड। केवल यूआईएन होल्डर्स ऐसे हैं जिनको अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाता है, उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है बेटा।
केवल यूआईएन होल्डर्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है, वो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, बाकी सारे लोग रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। और अगर मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, मेरा टर्नओवर मोर देन 5 CR है, तो ऐसे केस में ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है, इसलिए इस केस में भी ई इनवॉइस इशू होगा। ओके, डन 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 डन। चिराग भाई का मैसेज है, सर अगर कस्टमर और रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड तो उसको B2B सप्लाई मानते बेटा, और B2B सप्लाई है, और अगर सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है उसका टर्नओवर मोर देन 5 CR था इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे और मेरे को ई इनवॉइस इशू करना कंपलसरी बेटा। ओके चिराग भाई, चलिए सरकार आइए अगला टॉपिक क्या है, डायनेमिक क्यूआर कोड। बड़ा सुंदर पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है बेटा, डायनेमिक क्यूआर कोड। सर ये उन्हीं लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिसका इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 500 करोड़। बड़े बड़े लोग जो होते हैं उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बेटा ये। अब डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है वो देखिएगा ध्यान से, समझना पहले बात को, कॉन्सेप्ट समझिए, चीजें अपने आप समझ में आएगी बेटा। बहुत सुंदर, मान लो आप किसी दुकान पे गए, देखो आप लोग भी शॉपिंग करते हो। अच्छा एक बात और शुरू करने से पहले, डायनेमिक क्यूआर कोड केवल B2C सप्लाई में अप्लाई होता है, B2B में अप्लाई नहीं होता है। B2B के केस में ई इनवॉइस, B2C में डायनेमिक क्यूआर कोड कब 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो बेटा। ओके चलिए ध्यान देना, ये रहा लिखा हुआ भी है सर, ध्यान देना मेरी तरफ बेटा। सर अगर आप किसी दुकान पे शॉपिंग करने गए, आप देखना दुकान से आपने कुछ भी खरीदा है बेटा, शैम्पू खरीदा है, पेन खरीदा है, मार्कर खरीदा है, देखना हर जगह पेटीएम करो, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, इनके क्यूआर कोड लगे होते हैं। आप क्या करते हो, अगर मान लो आपने किसी दुकान से 100 रुपए का कोई गुड्स खरीदा, सर्विसेज खरीदी, सब्जी वाले सब्जी खरीदी बेटा आपने, ऑटो रिक्शा में बैठे, क्या होता है क्यूआर कोड लगा बेटा उस पर। सर अगर आपको कैश पे नहीं करना है, ऑनलाइन पे करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है जीपे वाली, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके पास ऑनलाइन पे करने की एप्लीकेशन है उसको ऑन करेंगे, वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तो कितना पेमेंट हो रहा है, सपोज 100 रुपये हो रहा है, तो इसमें आप 100 रुपये लिखेंगे, टाइप करेंगे 100 रुपये, और फिर मेक पेमेंट, पासवर्ड डालेंगे और पेमेंट हो गया बेटा। है ना भाई, दिस इज हाउ यू मेक द पेमेंट, ठीक है। पर टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट, गवर्नमेंट एक एडवांस लेवल का फीचर लेके आई अपने इनवॉइसेस में, और बोल दिया क्या, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹500 करोड़ था इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, उनको अपने इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा। अभी डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है, अच्छा आपने जो पेटीएम वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, उसमें जो क्यूआर कोड आप यूज करते हो वो होता है स्टैटिक क्यूआर कोड, वो फिक्स है, प्रिंट हुआ हुआ लगा हुआ साहब, हर बिल पे चेंज नहीं हो रहा है। पर अब जो मैं बात कर रहा हूं क्या, डायनेमिक क्यूआर कोड है, वहां पे क्या होगा, जो सप्लायर है, जो बड़े हाथी है बेटा, 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है सर इनका, उनको बोल दिया क्या, अच्छा किसी भी एक साल भी 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया 2017-18 के बाद में, सर इनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए हैं। अब सर उनको क्या बोल दिया, आप जो B2C सप्लाई करते हो उसके लिए आपका जो इनवॉइस होगा, आपका जो इनवॉइस होगा, वो इनवॉइस शुड बी लिंक्ड टू डायनेमिक क्यूआर कोड, हर इनवॉइस का सेपरेट क्यूआर कोड होगा बेटा, और आपको कस्टमर को बिल पे वो डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करके देना पड़ेगा, सो दैट कस्टमर क्या करेगा, डायरेक्ट उस क्यूआर कोड को स्कैन करके वन गो में पेमेंट कर पाए। मतलब अभी क्या होता है, अभी आप जब जीपे वगैरह से पे करते हो तो आपको 100 रुपए टाइप करने पड़ते हैं और फिर आप पे करते हो, और यहां पे उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और 100 रुपए ऑटोमेटिक उसमें टाइप किए हुए आएंगे सर, क्योंकि वो इनवॉइस से लिंक्ड डायनेमिक क्यूआर कोड है, हर इनवॉइस का सेपरेट डायनेमिक क्यूआर कोड है, वो स्टैटिक क्यूआर कोड नहीं है, वो फिक्स क्यूआर कोड नहीं है बेटा, हर इनवॉइस से लिंक्ड है बेटा। क्लियर, आप डायरेक्ट स्कैन करेंगे, वन गो में पेमेंट करेंगे, जस्ट टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, 500 करोड़ से ऊपर है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स, उनके लिए ही एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और वो भी कब, B2C सप्लाई के केस में, सो दैट वन गो में पेमेंट हो पाए बेटा। अब सर इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं, सर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस, ये लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे बिग बाजार वगैरह आप जाते हो, सुपर मार्केट आप जाते हो बेटा, रिलायंस मार्ट जाओगे, आर मार्ट जाओगे, तो वहां पे क्या होता है, डी मार्ट वगैरह में
कि वहां पे आप क्या करो, पहले पेमेंट करोगे फिर बिल प्रिंट होगा बेटा। फिर सर डायनेमिक क्यूआर कोड का फैसिलिटी दिया ही क्यों? सो दैट कस्टमर कैन मेक द पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड। तो वहां पे कस्टमर को अगर बिल बाद में प्रिंट होता है और पेमेंट पहले मांगते हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर आप किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू भी कस्टमर को डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा देते हो, तो ऐसे केस में हम मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। ऐसे केस में बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो कस्टमर ने पेमेंट किया उसका क्रॉस रेफरेंस आप बिल में डाल देना, हम मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। अगर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया कस्टमर को, तो अच्छा डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आप देखते होंगे मैकडी गए बेटा, तो सर वहां पे जो आजकल पोस्ट मशीन होता है ना, कार्ड मशीन, उसी के ऊपर एक स्क्रीन लग गई है जहां पे क्यूआर कोड डिस्प्ले कर देते हैं, या कोई भी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू उन्होंने क्यूआर कोड डिस्प्ले कर दिया है, तो ये मान लेंगे कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। आपको इनवॉइस पे वो डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बस वो पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस आप बिल पे डाल देना बेटा। अच्छा एक बात और, सप्लायर इज सपोज टू गिव यू द डायनेमिक क्यूआर कोड, कस्टमर इज नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट डिजिटली बेटा। कस्टमर चाहे तो डायनेमिक क्यूआर कोड यूज करके पेमेंट करे, कस्टमर चाहे तो कैश पे करे, कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन पे करे, कस्टमर चाहे तो कार्ड स्वैप करे, वो उसकी चॉइस है, बट सप्लायर को क्यूआर कोड डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा। ओके डन, ये खत्म होता है। अब आई होप ये डायनेमिक क्यूआर कोड का पूरा फंडा समझ में आ गया। पर ध्यान देना बेटा, डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग पर्संस। कौन कौन लोग? सर ध्यान देना बेटा, ये चार लोग कॉमन है बेटा जो ऊपर थे, कहां पे, ई इनवॉइस के केस में। कौन कौन से? इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, और मल्टीप्लेक्स थिएटर में जो मूवी एग्जिबिट कर रहे हैं उनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्लस डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे किसके लिए? ओआईडीआर सर्विस सप्लायर हुआ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब जैसे सर यूएस का जो netflix.com है, वो थोड़े इंडिया के अंदर बेटा डायनेमिक क्यूआर कोड से पेमेंट ले पाएगा यार। आउट ऑफ इंडिया वाले वैसे भी इस क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट ना तो ले सकते ना दे सकते, उनको आरबीआई अप्रूव्ड मोड के थ्रू पेमेंट लेना पड़ता है बेटा, है ना भाई। तो उनको कुल मिला के डायनेमिक क्यूआर कोड इशू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप देखेंगे ना बेटा, ये चार सर्विस सप्लायर के लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं थे। तो यहाँ पे ई इनवॉइस में देखा जाए तो एक्स्ट्रा क्या है? एक तो एसजेड यूनिट एक्स्ट्रा है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी एक्स्ट्रा है। बाकी ये चार लोग तो न तो डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होता है, ना ही ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होता है बेटा। ओके, और यहाँ पे ये पर्सन कौन सा एक्स्ट्रा है? ओआईडीआर सर्विस सप्लायर, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में सर्विसेज दे रहा है। ओके मालिक, इनको डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब सर्कुलर दे रखा है बेटा इसके रिगार्डिंग। सर अभी सर्कुलर में बहुत सारे पॉइंट आपके लिए कट गए बेटा, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो जो एप्लीकेबल है वो पढ़ा देता हूं, जो नहीं होंगे वो कटवा दूंगा मैडम। ओके सर, सबसे पहला वेदर देयर इज अ, सॉरी क्या हो गया, हाँ आइए सर, वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइसेस इशूड फॉर सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट्स। नहीं, एक्सपोर्ट को B2B सप्लाई की तरह माना जाता है, इसलिए यहाँ पे सर ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। के तो एक्सपोर्ट अगर किया है या B2B सप्लाई किया है तो वहां डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं होती है। सर एक्सपोर्ट के केस में भले ही रेसिपिएंट जो आउट ऑफ इंडिया वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर उसको B2B सप्लाई मानते हुए वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड के रिक्वायरमेंट को अप्लाई नहीं किया गया। ओके चलिए, सेकंड, what all parameters or details are required to be captured in the QR code। अब वो डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी बेटा? सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का यूपीआई आईडी जिसमें पेमेंट आएगा, बैंक भाई पेइज बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, किस इनवॉइस का पेमेंट कर रहा है वो, टोटल इनवॉइस वैल्यू सो दैट वो अमाउंट पे करेगा ना वो, जीएसटी अमाउंट अलॉन्ग विद द ब्रेकअप, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड सेस एटसेट्रा अगर है तो। Further, dynamic QR code should be such that it can be scanned to make the digital payment। तभी तो आया डायनेमिक क्यूआर कोड बेटा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन द डायनेमिक क्यूआर कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन लिंक करनी पड़ेगी डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर सप्लायर को। ओके चलिए, पॉइंट नंबर 3 को कट करिए फटाफट, 4 कट कर दीजिए, 5 कट कर दीजिए, 6 को भी कट कर दीजिए फटाफट। आ रहा है मजा? आपके सिलेबस से ये पॉइंट हट चुके हैं बेटा। अब ध्यान देना, आपके सिलेबस को एक एक पॉइंट को एनालाइज किया और फिर देखा क्या 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 आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या एप्लीकेबल नहीं है, वही आपको पढ़ने का है। ठीक है सर, पहले वाले एग्जाम में भी एप्लीकेबल थे नहीं थे वो छोड़ो, इस मई आपके जो एग्जाम से सर इन जो अपकमिंग एग्जाम से उसमें एप्लीकेबल नहीं है, काट दीजिए बेटा। आइए एक और पॉइंट है बेटा, वेदर डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू बी
प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इश्यूड टू अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ यूआईएन। सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या, यूआईएन होल्डर्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है वो यूएस सर एम्बेसीज वगैरह, फॉरेन एम्बेसीज वगैरह, सर इनको ऑल दो यूआईएन नंबर दिया पर इनको रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन नहीं कवर करते। एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड यूआईएन इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एज पर द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और सर इसका मतलब अगर आप यूआईएन होल्डर को सप्लाई कर रहे हो मतलब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, मतलब B2C सप्लाई है। Therefore, any invoice issued to such person shall be considered as invoice issued for a B2C supply and shall be required to comply with the requirements of dynamic QR code। और ऐसे केस में सिंस से B2C सप्लाई मानते हैं यूएन होल्डर्स को अनरजिस्टर्ड सप्लायर मानते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन मानते हैं। तो अगर मैंने उन लोगों को सप्लाई किया मतलब B2C सप्लाई किया है, और B2C सप्लाई अगर है और मेरा टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ था, तो ऐसे केस में मेरे को डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट है और डायनेमिक क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा बेटा। ओके डन। B2B के केस में डायनेमिक क्यूआर कोड जरूरत नहीं होती बच्चों। ठीक है, जल्दी से पॉइंट नंबर 2 3 4 5 6 5 5 5 सर्कुलर को काट दीजिए, आपके सिलेबस से हट गए। मजा आ रहा है? आओ बच्चों, सर लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर के। ये चैप्टर भी भारत माता की जय होने वाला है, देखिए ध्यान से क्या बोलता है चैप्टर भी, ये टॉपिक भी। सॉरी मालिक, देखो मालिक, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। भाई अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, सिंपल आपको आता है पॉइंट, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, कैन यू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर? नेवर। You can never collect the tax from the customer if you are not registered in GST. Second बात, if you are registered in GST, तो can you collect the tax? Yes. तो तुम्हारी मर्जी होगी कितना टैक्स कलेक्ट करोगे क्या? मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, मेरी इच्छा होगी इतना टैक्स लूंगा, ऐसा नहीं। जितना टैक्स लगता है उतना ही लेने का। जैसे 18% टैक्स रेट है तो 18 ही लेने का। हाँ, इसमें 50% टैक्स एग्जम्प्ट है तो कितना बचा? 9%, 9% ही लेने का। A person who is not registered under GST shall not collect tax in respect of any supply of goods or service or both any amount by way of tax under this act। कोई भी टैक्स के नाम का पैसा कस्टमर से नहीं ले सकता। सेकेंड, नो रजिस्टर्ड पर्सन shall collect the tax। अगर आप रजिस्टर्ड हो, you can't collect the tax except in accordance with the provisions of this act or rules made thereunder। जो कानून ने बताया है उतना ही आप टैक्स लेंगे, उससे एक्सेस आप टैक्स नहीं लेंगे। ओके सर, हाँ जी सर, चिराग भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे पेट्रोल पंप है सर, अगर उस पेट्रोल पंप का टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स 500 करोड़ से ऊपर है तो ही डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन लगेंगे बेटा। सर सेकंड थिंग ध्यान रखिए बच्चों, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो कि पेट्रोल पंप पे अगर आप पेट्रोल या डीजल खरीदते हो तो उस पर जीएसटी के प्रोविजन लगते ही नहीं है। हम तो डायनेमिक क्यूआर कोड की प्रोविजन की बात कब करेंगे? जब जीएसटी वाले सप्लाई है, टैक्स वाले सप्लाई। जैसे पेट्रोल पंप पे आप कोई ल्यूब्रिकेंट ऑयल परचेज कर रहे हो, यस उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, और अगर उसका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ था इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो वो डायनेमिक क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड करेगा कंपलसरी उसके लिए। ठीक है, अच्छा जिनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है वो भी डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करे तो कोई गुनाह नहीं करेगा, ये तो फैसिलिटी है, प्रोवाइड करना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपलसरी किनके लिए? जिनका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ था, एंड सर अगर वो B2C सप्लाई करे जीएसटी वाले सप्लाईज में, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी लगता ही नहीं, जीएसटी लगता ही नहीं तो जीएसटी के प्रोविजन लगते ही नहीं बेटा, फिर भी वो प्रोवाइड करे वो उनकी इच्छा बेटा। ओके चलिए आइए लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, पूरा शिद्दत से पढ़ा हमने एक एक पॉइंट इस चैप्टर का बेटा। आइए, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिए बेटा, कभी भी टैक्स इनवॉइस आप इश्यू करते हो तो टैक्स का अमाउंट बिल पे अलग से लिखना कंपलसरी है। यू कैन नेवर इश्यू द डॉक्यूमेंट विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बेटा। तो जो भी टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट आप अंडर दिस एक्ट इश्यू कर रहे हो तो उसमें टैक्स का अमाउंट अलग से इंडिकेट करना कंपलसरी है। अलग से आप सर इंक्लूडिंग टैक्स वाला आप इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर? पढ़ो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। हिंदुस्तान का कोई भी कानून में कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर, वेयर एनी सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स फॉर सच सप्लाई shall prominently indicate in all documents relating to assessment। सारे डॉक्यूमेंट relating to assessment, tax invoice and other like documents, सर इन सारे डॉक्यूमेंट पे
अमाउंट ऑफ टैक्स विच शेल फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइस एट विच सच सप्लाई इज मेड। जो प्राइस का पार्ट बन रहा है, जो टैक्स आप कस्टमर से कुल मिला के ले रहे हो, उसको बिल पे प्रोमिनेंटली अलग से लिखना कंपलसरी है। यू कांट इश्यू एन इनवॉइस विच इज इंक्लूड टैक्स। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ हर एक पॉइंट शिद्दत के साथ इन डिटेल, आई होप ये फास्ट ट्रैक बैच में भी आपको समझ में आ रहा है। आई होप हर एक पॉइंट आपके एंड पे क्लियर है। एंड सर क्या लिखा है आपके एक छोटा सा मैसेज, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपना देख सकते हो तो आप उसको पूरा भी कर सकते हो, पर उसको पूरा करने के लिए मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी। तो गाइज लगा दो अपनी पूरी ताकत, वी आर विथ यू सर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पर सर आप देख लीजिए, ये इस तरह के जो प्रोसीजर चैप्टर्स है, टैक्स इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन, ये वो सबके एक एक पॉइंट हमने डिटेल में बात करी बेटा। यहाँ पे ऑल द फास्ट ट्रैक बैच है, पर हर एक पॉइंट हमने डिटेल में बात करी बेटा। क्लियर? जिम्मेदारी अब आपकी है कि आपके एंड पे हर एक पॉइंट को आपको कवर करना है, शिद्दत से पढ़ना है, माहौल के साथ पढ़ना है। सर यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को सर बहुत डिटेल में बात करते हैं, ध्यान देना बेटा। इनफैक्ट सर मैं अपना फुल कोर्स बैच हो या कोई भी बैच हो, सारे टॉपिक्स को हम, भले वो प्रोसीजर चैप्टर ही क्यों ना हो, इन डेप्थ एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। क्योंकि सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को हल्के में लेते हैं, जबकि मैं कह रहा हूं इनको तो और सीरियसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें टफ पॉइंट कुछ है नहीं सर, सिंपल पॉइंट्स है। हाँ प्रोसीजर पॉइंट थोड़ा बोरिंग लगता होगा अपने को, ऊपर थोड़ी मैच्योरिटी अगर आपने लग दी, आपने रखी है अगर, तो ये मैच्योरिटी से आपके मार्क्स पूरे आने वाले। क्योंकि इन चैप्टर्स में कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं बन सकता, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, पर आपको माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट भी आपको आने चाहिए बेटा। हम क्या करते हैं, इतना फास्ट इन चैप्टर को घुमाते हैं कि सर हम इन चैप्टर्स पे टाइम ही नहीं देते हैं बेटा। तो माइन्यूट पॉइंट हमें रिवाइज नहीं हो पाते, रिवाइज नहीं होते तो हमें याद ही नहीं रह पाते। फिर हम खुद से शिकायत करते कि सर ये माइन्यूट हमको याद ही नहीं होता। अरे याद करे ही नहीं, आपने टाइम ही नहीं दिया बेटा। सो डू गिव द एप्रोप्रिएट टाइम टू दिस चैप्टर्स। इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और उसके पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। कर हर मैदान फतेह। एंड सर मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट सर। और इसी के साथ ये चैप्टर, ये टॉपिक भी खत्म होता है अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी कर लीजिए, नेक्स्ट लेवल आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। कर हर मैदान फतेह सर। दुआओं में जरूर याद रखना, और इस लेक्चर में अगर मजा आ गया हो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड सर एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट माहौल लिखा हुआ जरूर बनता है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। आई होप ये जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपकी सक्सेस स्टोरी में ये सब मेहनत काम आएगी। एंड सर डेफिनेटली सर आपके इन पे रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा, सारे चैप्टर सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो रहे होंगे। ऑल द बेस्ट गाइज। मस्त होके पढ़े, माहौल बना के पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।